हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आ चुका हूं फिर से एक नई चैप्टर में, और जिसका नाम है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें हम लोगों को यह पढ़ना है कि पृथ्वी अथवा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से, पृथ्वी किस प्रकार से उत्पन्न हुई, या हमारा जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ। इसके अंतर्गत हम कई प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जिसमें से पहले जो सिद्धांत है उनमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें दो प्रकार के सिद्धांत को संबंधित हैं। जैसे नंबर 1 पर है एक तारा सिद्धांत और नंबर 2 पर है द्वितारक सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत के अंतर्गत ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक वस्तु से मानी जाती है। कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। तो जिसमें है हमारे इमैनुअल कांट, लाप्लास जैसे विद्वान हैं, ये एक तारा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और जो द्वितारा सिद्धांत के हैं, इनके अनुसार यह माना जाता है विद्वान के अनुसार कि हमारी जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, यह दो तारों के संयोग से बनी हुई है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बहुत से विद्वान थे, जैसे चेम्बरलिन तथा मोल्टन, जीन्स, जेफरी रसेल, ऑटो शिम्ट आदि विद्वान थे, जो पृथ्वी के द्वितारा संकल्पना के विचारधारा के अंतर्गत आते थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि एक तारा सिद्धांत, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं हम दोनों लोगों को बताएंगे थोड़े थोड़े से करके। तो चलिए हम स्लाइड के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना जरूर भूलिएगा। सॉरी दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोगों के इस प्यार से हमारी वीडियो का कुछ इम्प्रेशन बढ़ने लगा है और व्यूज भी अच्छे आने लगे हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल में विद्यमान सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यहीं पर जीवन है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थल एवं जल का वितरण तथा कर्मिक ऋतु परिवर्तन इससे विशिष्ट ग्रह बनाता है। हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सौरमंडल में विद्यमान में सबसे ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और यहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का विकास संभव है, जिससे हमारे यहाँ पर जीवन संभव हो रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हम कुछ विद्वानों के मत हैं जो पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है लाप्लास का सिद्धांत, लाप्लास का निहार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि एक नेबुला था, गैसीय पिंड था जिसे सूरज माना गया है। और दूसरा है बिग बैंग का सिद्धांत, जेम्स एम जेफरी की ज्वारीय संकल्पना, सिम्ट की परिकल्पना। तो चलिए देखते हैं लाप्लास का निहार का सिद्धांत। जो हमारे लाप्लास के अनुसार नेबुला नामक एक ग्रह गैसीय पिंड था जो ब्रह्मांड में गतिशील था। इसके बहिर्भाग में निरंतर शीतल होने के कारण संकुचित होने लगे। कालांतर में अत्यधिक गति के कारण अपकेंद्रीय बल, आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर गोला है जिसमें एक दो बल लगते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लग जाता है और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की ओर लगता है। तो जो अपकेंद्रीय बल था, ये अभिकेंद्रीय बल की से ज़्यादा हो गया, और इनसे क्या हुआ कि जो नेबुला का बाहर का चट्टानें थीं वो टूट गईं और आपस में चक्कर काटने लगीं। यही भाग बाद में ठंडे होकर ग्रह का निर्माण किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अपकेंद्रीय बल से अधिक हो गया और उसके परिणाम स्वरूप छल्ले का आकार पदार्थ के बाहर और निकल गया। हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार याद करेंगे कि हमें कैसा टॉपिक याद करना है अपने सहज रूप से। तो इसके लिए हम याद करेंगे कि क्या था कि पहले अंतरिक्ष में एक नेबुला नामक गैसीय पिंड था
जो ब्रह्मांड में गतिशील था, इसके निरंतर गतिशील होने के कारण ये संकुचित यानी सिकुड़न होने लगा और इसका जो अपकेंद्रीय बल था वो अपकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो गया और ये टूट कर बिखर गया और बिखरने के बाद ये सब चारों ओर चक्कर काटने लगे। जो बाहर भाग टूटे थे वो अपकेंद्रीय बल के कारण वो जो बाहर भाग टूटे थे वो ग्रह बन गए और जो बीच में था ये बन गया क्या, अपना सूर्य बन गया। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, निहारिका की परिकल्पना भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग के सिद्धांत इसके अनुसार क्या है ना, पृथ्वी 15 वर्ष पूर्व 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में विशाल अग्निपिंड था जिसमें अचानक विस्फोट से इसका बिखराव हुआ और इससे कई पदार्थों की उत्पत्ति हुई जिसके समूहन से चारों ओर गैसीय पिंड, उल्काएं, ग्रहों आदि का निर्माण हुआ। तो चलिए इसका विस्तार से देखते हैं क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग एक आधुनिकतम परिकल्पना है। क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग एक आधुनिक जो इसमें वर्तमान का परिकल्पना है वो बिग बैंग का सिद्धांत ही माना जाता है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करती है। जो बिग बैंग परिकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति को जो वैज्ञानिक लोग स्पष्ट किए हैं उनको पूरी स्पष्ट करती है। इस सिद्धांत को सबसे अधिक समर्थन वर्ष 1964 में मिला जब आर्नो पोजियस तथा रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक रेडिएशन की व्याख्या की। दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का चैट का लिंक है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में स्थित एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। इसमें पदार्थों के मिलने से अधिक संचित ऊर्जा का संयम हुआ तथा अचानक विस्फोट हुआ। अब यही गलती इन लोगों ने कर दी। हमारे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये गलती हो गई कि इनको ये नहीं बताया गया कि पदार्थों में अधिक संचित का ऊर्जा हुआ संयम हुआ था तो अचानक विस्फोट हुआ कैसे। तो चलिए देखते हैं। धमाके को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ये धमाका हुआ उसे बिग बैंग के नाम से जाना गया। बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड में केंद्रित पदार्थ विखंडित होकर एक दूसरे से दूर जाने लगे। कहने का तात्पर्य है कि जो बिग बैंग के कारण जब ब्रह्मांड में पदार्थ केंद्रित थे वो विखंडित होकर एक दूसरे से काफी दूर जाने लगे और विखंडित पदार्थ का विस्तार होने लगा, उनका आपस में विस्तार होने लगा। फिर उनके जमाव से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। जो हम लोग मंदाकिनी देखते हैं, आकाशगंगाएं देखते हैं, ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि इनका निर्माण हुआ था। कालांतर में इसमें भी विस्फोट हुआ जिससे निकले पदार्थों के समूहन से तारों अथवा ग्रहों का निर्माण हुआ। और जब मंदाकिनी यानी आकाशगंगा में विस्फोट हुआ तो उनसे जो कण निकले उनसे ग्रहों और तारों का निर्माण हुआ। फिर क्या है, पृथ्वी की सॉरी दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या सुलझाने में विज्ञान सिद्धांत समान ही अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुस द्वारा वर्ष 1980 में स्थित सिद्धांत दिया गया जिसमें काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार इससे यह माना जाता है कि यह आधुनिक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन 1950-60 तथा 1960-70 के दशक में बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे ने किया था। तो चलिए देखते हैं अगला सिद्धांत, जेम्स एम जॉफरी की ज्वारीय संकल्पना। ये हमारा द्वितारक सिद्धांत है।
इसके अनुसार यह बताया गया है कि पृथ्वी 2 तारों से मिलकर बनी हुई है, 2 तारों के संयोग से मिलकर बनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। जेम्स एम जेफरी की ज्वारीय संकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जेम्स की ज्वारीय संकल्पना 1929 अधिक तर्कसंगत तथा आधुनिक मानी जाती है। जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जेम्स एम जेफरी की ज्वारीय संकल्पना थी, वह 1929 में प्रतिपादित किया गई, क्योंकि जीन्स द्वारा ज्वारीय संकल्पना को बल प्रदान करने का अधिक और आधारभूत काल्पनिक तथ्यों को स्थान दिया गया है। क्या है, इनको ज्वारीय संकल्पना में बल प्रदान करने के लिए काल्पनिक एक अपने मन से तथ्य लाए गए हैं, जिनके आधार पर उनकी प्रतिपादित संकल्पना अधिक तर्कसंगत नहीं मानी जाती है। जेम्स जीन्स ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य तथा एक अन्य तारों के सहयोग से हुई है। इनके अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य तथा एक अन्य तारों के सहयोग से हुई है, जो प्रारंभ में सूर्य एक बहुत बड़े गैस के रूप में स्थित था और सूर्य अपने स्थित स्थान पर घूम रहा था। उसके परिक्रमा करते समय एक दूसरा तारा आया जो उसके करीब आने लगा, और सूर्य के आकार और आयतन में काफ़ी बड़ा था। तो जब उसके नज़दीक आया तो क्या हुआ, उसमें ज्वारीय शक्ति का प्रभाव पड़ा और तारे के अत्यधिक निकट आने से सूर्य का कुछ भाग सिगार के रूप में फिलामेंट के रूप से अलग हो गया। यह फिलामेंट बीच में चौड़ा तथा किनारे पर पतला था। आप लोग ये इमेज में देख सकते हैं, ये नोट्स का इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। ये टॉपर नोट्स का इमेज है। आपको बहुत से इमेज में, बहुत से नोट्स में मिल जाएगा। देख सकते हैं कि बीच में देख लीजिए चौड़ा है, ये किनारे पर पतला है, ये किनारे पर पतला है। ये सूर्य से फिलामेंट के रूप में बाहर हो गया। फिर बाहर होने के बाद ये आपस में, ये जो कण थे आपस में चक्कर काटने लगे सूर्य के चारों ओर। फिर जब यह तारा जब अधिक दूरी पर हो गया तो पदार्थों का उत्सर्जित होना भी समाप्त हो गया। उत्सर्जित होने वाले पदार्थ प्राचीन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ऐसा अनुमान है कि सूर्य से निकला सिगार है जो धीरे धीरे ठंडा होकर 9 छत्तों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये सिगार है, देखिए 9 छल्लों में परिवर्तित हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छल्ले हैं। इसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। जीन्स के अनुसार सूर्य से उत्सर्जित पदार्थ का वर्तमान में स्थिति सौर परिवार की भांति है, जिसके मध्य में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा दोनों किनारों पर सबसे छोटे ग्रह बुध तथा यम स्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि जो बीच में है ये जुपिटर बृहस्पति है, सबसे नज़दीक बुध और सबसे लास्ट में प्लूटो यानी कि यम स्थित है। देख लीजिए आधुनिक स्थिति है सौरमंडल की। जेम्स और जीन की संकल्पना के अनुसार सौरमंडल के अनेक समस्याओं का समाधान किया गया। उदाहरण के लिए चित्र देख लीजिए कि बीच में बड़े ग्रह तथा दोनों किनारों पर छोटे छोटे ग्रहों की स्थिति है। फिर क्या है, उपग्रहों में क्रम की समस्या का समाधान। इससे क्या हुआ कि उपग्रहों की क्रम की समस्या का समाधान हो गया। उपग्रहों की संरचना तथा आकार, उपग्रहों की संरचना और आकार में भी परिवर्तन जो था वो सब, इसमें समस्याएं दूर हो गई। सूर्य से निकले गैसीय पदार्थों का आकार सिगार जैसा। सूर्य से निकलने वाले जो गैसीय पदार्थ थे वो सिगार जैसा थे, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिमट की परिकल्पना। सॉरी दोस्तों, हाँ, सिमट की परिकल्पना देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन वर्ष 1943 में रूसी वैज्ञानिक ऑटो सिमट ने किया। इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस तथा धूल कणों से मानी है। सिमट थे ये विद्युतारक सिद्धांत के परिवर्तक थे। उन्होंने भी माना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के संयोग से हुई है। तो चलिए देखते हैं
इनके अंतर्गत क्या माना गया है? हम आपको शॉर्ट में पहले बताए दे रहे हैं कि इनका विचार क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूल एवं कणों की गैस के संगठित रूप से हुई है। ये ठोस रूप से इस तरह परिवर्तित हुए कि इनकी सूर्य की आकर्षण शक्ति से टूटने की प्रक्रिया जो थी वो समाप्त हो गई और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण की गति भी घर्षण के अवरोध से धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे धूल कण घनीभूत होकर तस्तरी के रूप में बदल गई, जिसने आगे चलकर ग्रह का रूप ले लिया। तो ये बहुत विस्तार से है, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है कि विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर पढ़ा जाता है। विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर भी पढ़ा जाता है। आ गया सूर्य तथा ग्रहों के बीच वर्तमान दूरी की सत्ता का भी निदान किया गया। ऑटो सिम्ट ने बहुत सा निदान किया, लेकिन फिर भी उनकी संकल्पना थोड़ी सी गलत सिद्ध हो गई। तो चलिए देखते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निकले पदार्थों से नहीं मानी जाती है, इसलिए यह ग्रहों तथा सूर्य के मध्यकोणीय संवेग के वितरण संबंधी दोष से मुक्त है। फिर क्या है? सूर्य के निकटवर्ती ग्रह भारी तत्वों द्वारा निर्मित हुए हैं, जबकि सूर्य से दूर स्थित ग्रहों का निर्माण हल्के तत्वों से हुआ है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि जब गैस व धूल कण तस्तरी के रूप में सूर्य के चारों ओर संगठित हो गए, ये मानते हैं कि जब धूल और कण एक तस्तरी एक तस्तरी के रूप में चारों ओर संगठित हो गए, तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश तस्तरी से अधिक दूर नहीं जा सकता था। आप लोग ऐसे याद कीजिए कि जब धूल के कण एक तस्तरी के रूप में घूमने लगे और जब सूर्य का प्रकाश निकला तो ये तस्तरी के उस पार नहीं जा सकता था, और जिसके फलस्वरूप अंतर्गत तस्तरी के अंदरूनी भाग में ऊष्मा के अधिक होने से भारी तत्व वाले ग्रहों का निर्माण पाया गया। जैसे ये था, ऊष्मा आई, ये इधर नहीं निकल पाई और यहाँ पर भारी तत्वों का निर्माण हो गया, जबकि तस्तरी के बाहरी भाग में हल्के तत्वों वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इस संबंध में बताया गया कि ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं के गुजरने से हुआ है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में धूल कण अप्रत्याशित रूप से टकराकर संगठित हुए तथा ग्रह के भ्रूण के रूप में बदल गए। इसने कालांतर में बड़ा होकर क्षुद्रग्रह का रूप धारण कर लिया, जिसके आसपास के पदार्थों के आत्मसात होने से ग्रह बन गया, एवं इसके बाद भी बचे पदार्थ एकत्रित होकर समीप ग्रह का चक्कर काटने लगे, जो उपग्रह कहलाए। उपग्रह कहलाए। तो देखिए, ये हमारे थे कुछ सिद्धांत। अब इनकी क्या कमी थी